नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की क्लास में नागार्जुन रचित यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता से 55 MCQ का अभ्यास करेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में सतलखा गांव में, जो बिहार के दरभंगा जिले में है, और इनका निधन 1938 ईस्वी में हुआ। वे 1936 ईस्वी में श्रीलंका गए और वहीं पर बौद्ध धर्म को अपना लिया। मैथिली भाषा में कविता रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। उन्हें आधुनिक युग का कबीर भी कहा गया। वे घुमक्कड़ी स्वभाव के थे और इसी कारण वे संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बताया गया कि कवि पहली बार अपने नन्हे बेटे से मिलते हैं। उसकी अभी अभी नए नए दांत निकले हैं और उसकी मुस्कान अपने पुत्र की मनमोहक छवि से नागार्जुन मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? से उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र। दंतुरित शब्द का क्या अर्थ है? से उत्तर है नए नए दांत। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे की माँ माध्यम न बनती तो कवि क्या नहीं देख पाता? से उत्तर है नए नए दांत निकलने वाले शिशु की मुस्कान। बच्चा कवि को कैसे देख रहा है? जो नन्हा शिशु है वह कवि को कैसे देख रहा है? तो से उत्तर है तिरछी नज़रों से देख रहा है, कनखियों से देख रहा है। नन्हे बच्चे का कवि से परिचय किसने कराया? से उत्तर है शिशु की माँ ने कराया। अनिमेष का क्या अर्थ है? अनिमेष शब्द का अर्थ है एकटक देखना। धूलि धूसर तुम्हारी ये गात, इस काव्य पंक्ति में गात शब्द का क्या अर्थ है? से उत्तर है गात्र अर्थात अंग। गात का अर्थ है अंग। अगला प्रश्न है, मधुपर्क का सांकेतिक अर्थ क्या है? यहाँ सांकेतिक अर्थ पूछा जा रहा है, न कि शाब्दिक अर्थ है। तो मधुपर्क का सांकेतिक अर्थ है माँ का प्यार, और मधुपर्क का शाब्दिक अर्थ है दही, घी, शहद, जल और दूध का योग, जो देवता और अतिथि के सामने परोसा जाता है, रखा जाता है, और तो उसे ही मधुपर्क कहा जाता है, और सामान्य भाषा में से पंचामृत कहा जाता है। तो इस कविता में, मधुपर्क कविता में, जो सांकेतिक अर्थ है वह है माँ का प्यार है। अगला प्रश्न है, किसकी अंगुलियाँ बच्चे को मधुपर्क कराती रही है? तो सही उत्तर है माता की। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने लिखा है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। तो माता की अंगुलियों को वह नन्हा शिशु बच्चा वह मुंह में लगा लेता है, और छोटे बच्चे की विशेषता यह होती है कि कभी अपने अंगूठे को चूसता है, कभी वह माँ की अंगुलियों को चूसता है। फसल कविता में बताया गया है कि फसल नदियों के पानी का जादुई प्रभाव है, और ये किसानों के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर इतनी फली फूली है। फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। हवाओं की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई है। इन्हें बड़ा करने में हवा का भी भरपूर योगदान है। तो बताया गया है कि यहाँ प्रश्न है कि फसल को किसकी गरिमा बताया गया है? सही उत्तर है करोड़ों हाथों के स्पर्श की। अगला प्रश्न है, एक के नहीं दो के नहीं, इस काव्य पंक्ति की आवृत्ति क्यों की गई है? सही उत्तर है सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए। फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? सही उत्तर है नदियों के पानी के कारण। अगला प्रश्न है, नागार्जुन को कैसा कवि माना जाता है? सही उत्तर है प्रगतिशील जनवादी कवि। बच्चे का शरीर कैसा है? सही उत्तर है धूल धूसरित। कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? सही उत्तर है गरीबी में आनंद। कवि को एकटक कौन निहार रहा है? जब पहली मुलाकात कवि को अपने नन्हे बेटे से होती है तो वह एकटक अपने पिता को देख रहा है। तो सही उत्तर है यहाँ शिशु।
कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? सही उत्तर है यात्री नाम से लिखा करते थे। बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? सही उत्तर है कठोर व्यक्ति का मन। किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है? सही उत्तर है नन्हे शिशु की। बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? सही उत्तर है हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है। नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? सही उत्तर है कमल की तरह। अगला प्रश्न है नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है? सही उत्तर है कवि को। कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? सही उत्तर है फसलों की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? मिट्टी का गुणधर्म फसल को कहा गया है। वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? सही उत्तर है फसलों को। अगला प्रश्न है फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? सही उत्तर है किसानों की मेहनत छिपी है। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? सही उत्तर है सूर्य की किरणों का। कवि नागार्जुन ने लिखा है फसल कविता में भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो रूपांतर है सूरज की किरणों का, रूपांतर यानी बदला हुआ रूप है सूरज की किरणों का फसलें। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है? सही उत्तर है नदियों के। शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? सही उत्तर है माँ। अगला प्रश्न है संदली शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है खुशबूदार मिट्टी। अगला प्रश्न है नन्हा शिशु कवि को तिरछी नज़रों से क्यों देख रहा है? सही उत्तर है अपरिचित होने के कारण। अगला प्रश्न है फसल उगाने के लिए क्या जरूरी है? अच्छी मिट्टी, सूर्य की रोशनी, खाद, पानी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। कवि के अनुसार फसल उगाने में कितनी नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है? सही उत्तर है अनेक नदियों का पानी। कवि ने लिखा है एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो यहाँ पर अनेक नदियों के पानी का जादू है फसल। अगला प्रश्न है आधुनिक कबीर किसे कहा गया है? आधुनिक कबीर नागार्जुन को कहा गया है। कविता के अनुसार फसल को थिरकना कौन दिखाता है, कौन सिखाता है? सही उत्तर है हवा। कवि के अनुसार छोटे बच्चे की मनमोहक मुस्कान किसमें जान डाल सकती है? सही उत्तर है मृतक में। अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? सही उत्तर है अच्छी और गुणवत्ता युक्त। किसके छू लेने भर से ही बांस या बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे? यह प्रश्न यह दंतुरित मुस्कान कविता से है। सही उत्तर है छोटे बच्चे के। कवि ने लिखा है छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो यहाँ पर छोटे बच्चे के छू लेने भर से ही बांस या बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। ने चिर प्रवासी या अतिथि किसे कहा है? सही उत्तर है अपने आप को, स्वयं को कवि ने चिर प्रवासी या अतिथि कहा है। कवि ने लिखा है धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। तो अपने आप को चिर प्रवासी या अतिथि नागार्जुन ने कहा है। अगला प्रश्न है छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट देखकर कवि का मन किस तरह खिल उठता है? सही उत्तर है कमल की तरह। अगला प्रश्न है उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के डैश खंडों में प्रकाशित है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कितने खंडों में नागार्जुन रचनावली प्रकाशित हुई है? सही उत्तर है 7 खंडों में। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? इस कथन में, इस काव्य पंक्ति में अतिथि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही उत्तर है कवि के लिए किया गया है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में
कवि किसे संबोधित करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं? सही उत्तर है अपने शिशु को। जलजात शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जलजात का अर्थ है कमल। कमल का पर्यायवाची जलज भी होता है और पद्म भी होता है। तो सही उत्तर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, इस काव्य पंक्ति से कवि का क्या आशय है? सही उत्तर है उस छोटे से बच्चे के स्पर्श मात्र भर से ही कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति के दिल में भी कोमल भावनाएं जन्म लेने लगेंगी। प्रश्न है, बच्चा कवि को बिना पल के झपकाए लगातार क्यों देखते जा रहा है? सही उत्तर है कवि को पहचान न पाने के कारण। फसलें किसके अमृत भरे पानी से सींच कर पुष्ट हुई है? सही उत्तर है नदियों के। कवि के अनुसार फसल क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी करोड़ों किसानों की मेहनत का नतीजा है। मिट्टी सूरज की किरणें या हवा के मिलन का नतीजा है। नदियों के पानी का जादू का नतीजा है। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कवि किसको धन्यवाद देते हैं? सही उत्तर है बच्चे और उसकी माँ को। मिट्टी के गुणधर्म से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न फसल कविता से है। तो सही उत्तर है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति या उर्वरा शक्ति। कवि अपने आप को चिरप्रवासी या अतिथि क्यों कह रहे हैं? सही उत्तर है क्योंकि वह अपने आप से घर से दूर रहते हैं और बच्चे से अपरिचित हैं। कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात, इस काव्य पंक्ति का क्या आशय है? सही उत्तर है बच्चे की मुस्कान कमल के फूल की तरह है। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? सही उत्तर है बच्चे की मुस्कान निश्चल होती है, निष्कपट होती है, जबकि बड़े की मुस्कान कृत्रिम यानी बनावटी होती है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? सही उत्तर है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है और नागार्जुन द्वारा रचित कविता है युगधारा, हजार हजार बाहों वाले, सतरंगी पंखों वाले, और उनकी अन्य रचनाएं हैं तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।